नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। मैं दरअसल एक और कार्यक्रम करता हूं, संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन। पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश की राजनीति में इस समय बैलेंस इक्वेशन की बड़ी बात हो रही है और देश की जनता ने ये बैलेंस इक्वेशन किया है। जो राजनीति एक तरफा जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि पलड़ा एक तरफ झुका है, देश के मतदाताओं ने उस पलड़े को दूसरी तरफ झुकाया और बताया कि इसमें बैलेंस की जरूरत है। देश में एक राग नहीं चलेगा, ये विविधताओं का देश है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम एक सा राग अलापेंगे और सब उसके सुर में सुर मिलाएंगे, तो लोगों ने कहा कि नहीं, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। लोगों ने इस सुर को अपने सुर के साथ जोड़ा, जो भारत का मूल सुर है, जो भारत की मूल आत्मा है। लोगों ने उसको पहचाना और मतदाताओं ने जो है वो एक प्रकार से देश की राजनीति का जो संतुलन है जो वो बदलेगा आने वाले समय में, लेकिन रवायत रहेगी बरकरार। लोकसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण अब तक जारी है। साथ ही सरकार बनाने को लेकर एनडीए की कवायद, घटक दलों से चर्चा, विपक्ष की अपनी रणनीति का दौर चल रहा है। इस चुनाव के नतीजों ने पक्ष और विपक्ष सभी को थोड़ी बहुत खुश होने का या कहें कि ज्यादा दुखी होने के लिए मजबूर नहीं किया। सत्ता पक्ष हो सकता है कि लगातार वो तीसरी बार दिल्ली के सिंहासन पे काबिज होने जा रहा है और यहाँ नेहरू जी से लगातार जो है लोग तुलना कर रहे हैं कि नेहरू तीसरी बार बने थे, इसलिए मोदी तीसरी बार जो है। तो बार बार कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी है, उनके चाहने वाले उनको इस समय देश का सबसे नंबर 1 प्रधानमंत्री के रूप में अब तक की आज़ादी के बाद से बताना चाहते हैं और उनकी टक्कर जो है वो कहीं ना कहीं नेहरू के बरक्स उनको खड़ा करना चाहते हैं। इसीलिए ये बात होती है कि वो तीसरी बार बन रहे हैं। कुछ लोग इसलिए दुखी हैं कि जनता ने मोदी गारंटी को पूरी तरह से भरोसा नहीं जताया, भाजपा को अकेले बहुमत नहीं मिल पाया। उसी तरह विपक्ष अपने प्रदर्शन से अच्छा खासा सुधार किया है। कांग्रेस, सपा आदि ने जोरदार तरीके से वापसी तो की है, लेकिन इंडिया गठबंधन बहुमत से बहुत दूर रह गया। कांग्रेस ने अपनी सीटों में खासा इजाफा किया, लेकिन 100 के आंकड़े को इस बार भी वो छू नहीं पाई। इस चुनाव में नतीजे भले ही सियासी दलों ने जो है वो लोगों को चौंकाया हो, लेकिन ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता ही जिंदाबाद है। व्यक्तिवाद और तेजी से बढ़ रही सियासत पर जनता ने लगभग लगाम कस दी है। सभी जानते हैं कि भले ही नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन नीतीश और नायडू के समर्थन वाली ये सरकार खुद पर उस तरह से स्वच्छंद महसूस नहीं करेगी जैसा कि पिछले 5 सालों से चल रहा था। इस चुनाव नतीजे के बाद सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष तो होगा ही, साथ ही उसके खुद के संगठन में भी एक अदृश्य लेकिन प्रभावी विपक्ष होगा। ऐसे में सरकार के सामने अंदर और बाहर दोनों तरफ की चुनौतियां होंगी। देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत इस चुनौती को किस तरह से निपटती है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। वे भाजपा को समर्थन के बदले अपनी मांगों का जो पहाड़ है वो जरूर खड़ा करेंगे। आप पिछले 3 दशकों में भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कभी भी खारिज नहीं कर सकते। इस बार दोनों शक्तिशाली किंग मेकर के रूप में शीर्ष पर आ गए हैं। अब इनके द्वारा बनाए जाने वाले संगठनात्मक दबाव के बीच मोदी और शाह की जोड़ी किस तरह काम करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है।
यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह देश में इस बार राजनीति का संतुलन काफी बदला हुआ नजर आएगा। क्षेत्रीय दल पहले से काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे की स्थिति मजबूत हुई है, जबकि नवीन पटनायक, जगमोहन, केसीआर, मायावती कमजोर नजर आ रहे हैं। शक्ति के संतुलन का हम इस चुनाव नतीजे के आधार पर विश्लेषण करें तो भाजपा के भीतर आने वाले समय में कुछ और नेता बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। इसमें शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस जैसे नाम शामिल हैं। वहीं कांग्रेस में गांधी परिवार के प्रति निर्भरता और बढ़ेगी। पार्टी के भीतर और बाहर राहुल गांधी की क्षमता को लेकर उठ रहे सवालों पर विराम लगेगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि में सकारात्मक बदलाव नजर आने लगा। इस चुनाव नतीजे में एक और खास बात छुपी है, वो है धर्म की राजनीति का जातिगत समीकरणों के सामने घुटने टेक देना। एक तरफ भाजपा को उत्तर प्रदेश में राम मंदिर मुद्दे का लाभ मिलने की उम्मीद रही होगी, इसके अलावा धार्मिक स्थलों को स्पेशल कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की सराहना वोट में तब्दील होने की आस रही होगी। लेकिन ये मुद्दे यूपी, हरियाणा, राजस्थान जैसी हिंदी पट्टी में अपना जादू पूरी तरह से नहीं दिखा पाए। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने के समय यूपी के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह भी चुनावी मैदान में कोई कमाल नहीं कर सके और वे भी हार गए। उधर गोंडा, केसरगंज के अलावा भाजपा अंबेडकर नगर, बस्ती, बाराबंकी और सुल्तानपुर के आसपास की सभी सीटों पर हार गई। अब चुनावी मुद्दे के बारे में पूछा गया तो लोगों ने राम मंदिर का जिक्र तक नहीं किया। नतीजों ने इस बात पर मुहर भी लगा दी कि मंडल ने कमंडल पे कब्जा कर लिया। फैजाबाद के पासी समाज से ताल्लुक रखने वाले वोटों का बड़ा हिस्सा सपा के अवधेश प्रताप के साथ चला गया और उन्होंने भाजपा के लल्लू सिंह को हरा दिया। राम मंदिर भी भाजपा को अयोध्या में नहीं जिता सका। इस राम पथ पर मंदिर के सामने सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है तो लोग भक्ति भाव से नारे लगा रहे थे, घर घर भगवा छाएगा, आगे का 2 कमरा जाएगा। लेकिन भाजपा के लिए फैजाबाद हार के कमंडल को अंतिम विदाई दे दी। इस चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति के साथ ही प्रदेश की सियासत में भी कुछ बदलाव लाने वाले साबित होंगे। दक्षिण में भाजपा की मौजूदगी बढ़ेगी। इसे आने वाले समय में भाजपा कैसे बरकरार रखती है, आगे बढ़ा सकती है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ओडिशा जैसे अहम राज्य पर भाजपा द्वारा कब्जा करना बड़े बदलाव का संकेत है। साथ ही भाजपा को हिंदी पट्टी से बाहर एक और राज्य में स्थापित होना भी देश की राजनीति को नई दिशा देने वाला साबित होगा। इस तरह चुनाव देश की सियासत में बड़े बदलाव लाकर नेताओं को भी मर्यादा में रहने की नसीहत देने वाला साबित हुआ है। कह सकते हैं कि राजनीति की रवायतें तो नहीं बदली, लेकिन सियासी संतुलन जरूर बदलता जा रहा है और हम इसकी शुरुआत जो है, जो सबसे बड़ा प्रदेश है देश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश, जो पूरे देश की सियासत को तय करता है, उसने इस बार ये झटका भाजपा को दिया है। और वहाँ पर इस बार जो दलित वोटर हैं, जो मुस्लिम वोटर हैं और उनके साथ बाकी जो लिबरल हिंदू वोटर हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को खारिज करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव दिखाया है। और जिस तरह की बातें हिंदुत्व बनाम जातिवाद को लेके हो रही थी, तो जाति की राजनीति जो है, जिसको कि हम मंडल की राजनीति से भी जोड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें हावी दिखती है। मोदी की गारंटी और मोदी के चेहरे को भला ही कई राज्यों में जीत मिली हो, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हो, पर इस बार वो उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जैसा उनका नेचर है, जिस तरह से उनकी आक्रामकता है। इस बार उन्हें संतुलन कायम करना पड़ेगा, अपनी पार्टी के भीतर भी और सहयोगी गठबंधनों के बीच में भी। और इस बीच में विपक्षी लगातार हमलावर होंगे और वो नज़र रखेंगे कि ये कोई गलती करें, कोई ऐसे मुद्दे हों जिस पर ये दादागिरी करने के लिए आएँ या कहें कि हम
रातों रात निर्णय लेंगे तो वो इनको रोकेंगे। तो इस बार हमको लगता है कि हमारी पूरी सियासत में संतुलन जो है, बैलेंस इक्वेशन दिखाई देगा। नमस्कार।